नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का बहुत स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको विदेशी फंडिंग से जुड़ी हुई जानकारी देंगे। विदेशी फंडिंग FCRA के तहत रेगुलेट होता है। FCRA का पूरा नाम फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है, जिसे हिंदी में विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम कहा जाता है। इसे साल 1976 में बनाया गया था और 2010 में इसमें संशोधन किया गया। कोई भी ऐसी गैर सरकारी सेवी संगठन जो सामाजिक या सांस्कृतिक कामों के लिए विदेश से चंदा लेना चाहती है, उसे FCRA के तहत रजिस्ट्रेशन कराना होता है। FCRA विदेशी चंदा लेने के लिए इजाजत तो देती थी, साथ ही विदेश से मिल रहे फंडिंग पर नजर भी लगातार रखती है और इसके लिए इजाजत भी देती है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि जो फंडिंग मिल रही है उसका उद्देश्य क्या है और क्या वह किसी तरह की आतंकी फंडिंग तो नहीं है। इसके अलावा सुरक्षा संबंधी जानकारी भी रखना FCRA का काम है। अगर FCRA ने किसी तरह की गलत फंडिंग पाई या फिर उसे पर्टिकुलर NGO का रजिस्ट्रेशन रद्द भी कर सकती है। और ये तो थी बुनियादी जानकारी विदेशी फंडिंग और FCRA पर पूरी जानकारी देंगे आज हमारे साथ कानूनी विशेषज्ञ एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स डॉक्टर स्वाति जिंदलकर की। बहुत स्वागत है डॉक्टर स्वाति आपका। अगर आपका भी FCRA से या फिर विदेशी फंडिंग से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं, कानूनी राय ले सकते हैं। फोन लाइंस खुल चुकी हैं। तो विदेशी फंडिंग से जुड़ी हुई कानूनी जानकारी अगर आपको चाहिए, डॉक्टर स्वाति जिंदलगर हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं, अधिवक्ता हैं और वो आपको इस पूरे विषय से जुड़ी हुई विस्तार से जानकारी देंगे। विषय हमारा बहुत महत्वपूर्ण है। विदेशी फंडिंग से जुड़ी हुई कानूनी जानकारी अगर आपको चाहिए 012061279337 पर कॉल करिए या फिर 012061279338 पर भी आप कॉल कर सकते हैं और इस विषय से संबंधित जानकारी ले सकते हैं। तो डॉक्टर स्वाति जिंदलगर जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आपसे जानना चाहेंगे स्वाति जी, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट यानी FCRA क्यों लाया गया, क्या वजह इसके पीछे रही? देखिए नेहा जी, अब तक क्या हुआ था, 2010 में एक्ट आया है। उससे पहले क्या होता था, फॉरेन कंट्रीज से कॉन्ट्रीब्यूशंस के नाम पर काफी सारे डोनेशंस आते थे। अब वो डोनेशंस किस एजेंसी के द्वारा आ रहे हैं और उसका पर्पस क्या है? जाहिर तौर पर अगर कोई बहुत भारी मात्रा में फॉरेन करेंसी या डोनेशंस दे रहा है तो हो सकता है उसके पीछे पर्पस ऐसा हो कि हमारी जो आंतरिक सुरक्षा है या हमारी सिक्योरिटी है कंट्री की, उसके ऊपर कोई विपरीत प्रभाव पड़ रहा हो या इसीलिए वो कंट्रीब्यूशन दी जा रही हो ताकि अंदर कंट्री में अनरेस्ट बढ़ाया जाए। इस चीज को कंट्रोल करने के लिए और ये देखने के लिए कि ये डोनेशंस जो आ रहे हैं क्या ये वाकई किसी सांस्कृतिक या कल्चरल या ऐसी एक्टिविटी के लिए आ रहे हैं जो पब्लिक के लिए अच्छी है, या फिर ये केवल इन एक्टिविटीज के लिए आ रहे हैं जिससे अंदर अनरेस्ट बनाई जाए या कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटी करी जाए या वेपनरी के लिए यूज हो रहे हैं। उस चीज को कंट्रोल करने के लिए और उसको ये इंश्योर करने के लिए कि इस तरह की फॉरेन फंडिंग का कोई गलत इस्तेमाल ना हो, ये एक्ट लाया गया था। ठीक है, तो इस तरह की फंडिंग का कोई गलत इस्तेमाल ना हो इसलिए ये एक्ट लाया गया। FCRA के तहत स्वाति जी विदेशी योगदान कंट्रीब्यूशन या फंडिंग क्या होता है? देखिए, किसी भी तरह की डोनेशन या डिलीवरी या कोई भी ट्रांसफर ऑफ फंड, ये सारी चीजें FCRA कंट्रोल करता है जी। अगर कोई भी फॉरेन सोर्स से आपके पास डोनेशन या फंडिंग आती है तो उस चीज को कंट्रोल और रेगुलेट करने के लिए ऐसा ना हो कि कोई भी भेज दे और कोई भी ले ले और फिर उसको किसी भी तरह यूज करे। इस चीज को अवॉइड करने के लिए FCRA बनाया गया, जिसके अंतर्गत अब एक प्रॉपर सिस्टम बनाया गया है जो कि कंट्रोल होता है गृह मंत्रालय से। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है ये। और अगर कोई ऐसी NGO हो, चाहे कंपनी हो, चाहे ट्रस्ट हो, अगर इन तीनों तरीकों के या कोई इंडिविजुअल है, अगर वो इस डोनेशन के नाम पे फॉरेन सोर्स से कोई फंडिंग प्राप्त कर रहा है
तो उसके पास एक FCRA अकाउंट होना चाहिए, एक परमिशन होनी चाहिए, या तो प्रायर परमिशन या वो FCRA नंबर, अगर उसके पास वो है, और इसके बाद भी एक फॉरेन कंट्रीब्यूशन अकाउंट वो बैंक में बनाएगा, सिर्फ और सिर्फ इसी अकाउंट के थ्रू वो फंडिंग आएगी, और उस फंडिंग को आप आगे कहीं भी यूज करोगे तो वो इस अकाउंट के थ्रू ही यूज होगी। आप उसको किसी और तरीके से, इस तरीके से डाइवर्ट नहीं कर सकते कि आप धीरे धीरे अकाउंट टू अकाउंट उस पर इतने डाइवर्जन कर दें कि फिर अल्टीमेटली किसी और काम के लिए वो यूज हो। क्योंकि अब डिजिटल जमाना है, हम चाहे आप कितनी भी बार कोई चीज मनी ट्रांसफर करें, उस मनी ट्रांसफर ट्रेल को पता लगाना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। तो इसीलिए फॉरेन FCRA अगर आपके पास नंबर है तभी आप फॉरेन सोर्स से ये डोनेशन या ये फंडिंग प्राप्त कर सकते हैं, या फिर आपको गृह मंत्रालय से प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी। प्राप्त तो कर सकते हैं स्वाति जी, कौन प्राप्त कर सकता है विदेशी फंडिंग, कौन प्राप्त कर सकता है? देखिए, या तो कोई नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो जो कि किसी तरह से पब्लिक गुड की कोई एक्टिविटी करती हो, या कोई कल्चरल उसका एम हो कल्चरल एक्टिविटीज को प्रमोट करना, सोशल एक्टिविटीज को प्रमोट करना, एम ही उसका यही है, या कोई ट्रस्ट बनाओ, या फिर कंपनीज एक्ट के अंतर्गत कोई कंपनी हो। ये सभी FCRA नंबर अपना जनरेट करवा सकते हैं आफ्टर फॉलोइंग द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ विद द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। और कौन प्राप्त नहीं कर सकता है विदेशी फंडिंग को? विदेशी फंडिंग जो FCRA एक्ट है हमारा, उसमें कई जने ऐसे हैं जिसको स्पेसिफाई करा हुआ है कि ये इंडिविजुअल्स जो हैं, फॉर एग्जांपल अगर कोई ऐसा कैंडिडेट जो इलेक्शन लड़ रहा है, या फिर मीडिया रिलेटेड कोई व्यक्ति हो, जैसे यहाँ तक कि कार्टूनिस्ट, कोई कॉरेस्पॉन्डेंट, या कोई संपादक, या फिर कोई जज हो, या गवर्नमेंट ऑफिस में कार्यरत कोई व्यक्ति हो, इस तरह से एक पूरी लिस्ट दी गई है जो उन लोगों को कैटेगोरिकली एक्सक्लूड करती है जो कि फॉरेन फंडिंग नहीं प्राप्त कर सकते, उन पे एम्बार्गो है। क्योंकि जाहिर तौर से, क्योंकि गवर्नमेंट से उनका जो कनेक्शन है उसको देखते हुए, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो जो पॉलिटिकली एफिलिएटेड हो, या कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, वो भी नहीं प्राप्त कर सकती फॉरेन फंडिंग। ठीक है, लेकिन स्वाति जी, विदेशी फंडिंग प्राप्त करने के लिए उसकी कोई प्रक्रिया है क्या? कोई प्रोसीजर से आपको गुजरना पड़ता है? अगर है तो फिर क्या प्रोसीजर रहता है उसका? बहुत स्ट्रिक्ट प्रोसीजर इसका नेहा जी बनाया गया है। अभी 2010 में तो जो एक्ट बना था वो बना ही था, रिसेंटली इसमें काफी चेंजेस किए गए हैं, जिसके मुताबिक इस प्रोसीजर को बहुत टाइट कर दिया गया है। मतलब अगर आप कोई भी ट्रस्ट है या सोसाइटी है, जैसे मैंने आपको बताया, या कंपनी है, तो आपको अपने 3 साल के ITR दिखाने पड़ेंगे, आपको पर्पस बताना पड़ेगा कि ये फॉरेन फंडिंग जो है आपकी कहाँ से आ रही है और किस काम के लिए यूज होगी। जब तक आपकी ये फॉरेन फंडिंग का कुछ हिस्सा भी उस फॉरेन कंट्रीब्यूशन अकाउंट में है, जो कि खास तौर पे इसी पर्पस के लिए बनता है, जब तक वो है आपका अमाउंट उस अकाउंट में, आपको उसके किस तरीके से आपने यूटिलाइज किया, ये सारी जानकारी आपको इसके सबके रिटर्न्स मिनिस्ट्री में फाइल करने पड़ेंगे। और इस बात को कंट्रोल करने के लिए कि ऐसा ना हो कि भाई एक बार अगर किसी को वो FCRA नंबर मिल गया, वो परमिशन मिल गई, तो वो आगे फिर कुछ भी उल्टा सीधा करे, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, इस चीज को भी इंश्योर करने के लिए अब ये बहुत स्ट्रीमलाइन कर दिया गया सिस्टम। क्योंकि ये जो एक बार आपको परमिशन मिल गई, उसको हर 5 साल में उस रजिस्ट्रेशन को रिन्यू कराया जाएगा। और उस रिन्यूअल के टाइम भी बहुत ही स्ट्रिक्ट पैरामीटर्स होते हैं। अगर कोई भी NGO या कंपनी या ट्रस्ट उस पैरामीटर पे खरा नहीं उतरता, तो वो उसकी रजिस्ट्रेशन सस्पेंड या कैंसिल भी हो सकती है। ठीक है, विदेशी फंडिंग या कंट्रीब्यूशन हम कहें कब गैर कानूनी हो जाता है? इस दौरान फंडिंग लेने वालों पर किस तरह की कार्रवाई हो सकती है? बहुत स्ट्रिक्ट कार्रवाई है, जिसमें जेल का प्रोविजन है, फाइन का प्रोविजन है, अगर वो फंडिंग गलत तरीके से ली जा रही है। मतलब आपने कोई FCRA रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, या कोई पूर्व परमिशन नहीं ली है मिनिस्ट्री से, और आप सब छुपाव के तौर पे आप कर रहे हैं, एक राउंड अबाउट मैनर में वो फंडिंग आपको मिल रही है, और उसका यूज आप गलत तरीके से कर रहे हैं, या तो समाज में अनरेस्ट फैलाने के लिए, या किसी ना किसी तरीके से आपने इस तरीके से उस फंडिंग को गैदर किया है और फर्दर यूज करेंगे कि सोसाइटी की सिक्योरिटी में खतरा हो, एनी डेंजर टू द पब्लिक ऑर्डर,
उस हाल में वो जो फॉरेन फंडिंग आपकी, या फिर वो किसी ऐसे फॉरेन सोर्स से आई हो जो अपने आप में विवादित हो, कोई टेररिस्ट ग्रुप हो या कोई ऐसी कंट्री जो इंडिया से उस समय उसके फ्रेंडली रिलेशंस नहीं है, अगर वो इस तरीके से फंडिंग आई है और उसका आगे का यूज, जैसा मैंने आपको बताया, विवादित है, तो वो गैर कानूनी ठहराई जाएगी, जिसके लिए आपको सजा 3 साल 5 साल, अलग अलग तरीके के जो ऑफेंसेस आप करते हैं उसी हिसाब से सजा मुकर्रर है और उसी हिसाब से फाइन भी मुकर्रर है। जी, ठीक है। स्वाति जी, आपसे इस विषय पे हम तफसील से और चर्चा करते रहेंगे। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो आपसे जानना बेहद जरूरी हो जाते हैं इस विषय के साथ जुड़े हुए। हमारे साथ कुछ दर्शक भी जुड़ेंगे जो कि अपने भी सवाल लेंगे, वो पूछना चाहेंगे आपसे इसी विषय से जुड़े हुए बहुत सारे सवाल। डॉक्टर स्वाति जिंदल गर्ग जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुई हैं, जो बहुत विस्तार से, बहुत तफसील से आपको जानकारी दे रही हैं, इस एक्ट से जुड़ी हुई एक छोटी छोटी बारीकियां भी आपको बताने की कोशिश कर रही हैं। स्वाति जी, सबसे महत्वपूर्ण सवाल, देखिए आपने बहुत सारी जानकारियां ब्रेक पे जाने से पहले हमें दी, लेकिन एनजीओ अगर FCRA के तहत विदेशी फंडिंग चाहता है तो किन बातों का ध्यान देना होगा, खास तौर पर किन बिंदुओं को बहुत ज्यादा ध्यान में रखना होगा? देखिए नेहा जी, जैसे मैंने आपको बताया 2010 में जब ये एक्ट आया, इसमें काफी सारे स्ट्रिक्ट पैरामीटर्स रखे गए। कारण यही था कि अब तक देखने में आया था कि अगर फॉरेन फंडिंग आती है कहीं से, कहाँ से वो फंडिंग आ रही है, किस तरह वो यूज हो रही है, किस पर्पज से उसको दिया गया, इन सभी चीजों को कंट्रोल करने का कोई एक सिस्टम नहीं था। तो जब 2010 में ये एक्ट आया, उस टाइम तकरीबन 6,000 से ज्यादा एनजीओ ऐसे थे जिनका रजिस्ट्रेशन रद्द किया गया था, क्योंकि जो मापदंड उस समय गृह मंत्रालय ने रखे, जैसे कि कम से कम 3 साल के ITR इनकम टैक्स रिटर्न देने हैं, एक ये सिस्टमैटिक तरीके से इस बात का ब्यौरा देना है कि वो एनजीओ का पर्पस क्या है और वो किस पर्पस के लिए जो फॉरेन फंडिंग उसने सोर्स करी है वो यूज कर रही है। उसको एक सिस्टमैटिक तरीके से ये भी दिखाना था कि अब तक उसने कितना काम किया है और कितना खर्चा करा है उस ऑब्जेक्टिव को देखते हुए जिसके लिए वो बनाई गई थी। तो उस टाइम ऐसी 6,000 एनजीओ थी जिनका रजिस्ट्रेशन गृह मंत्रालय ने रद्द किया था इस एक्ट को लागू करने के बाद। इनफैक्ट इसके लिए इसके अगेंस्ट, इस रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन के अगेंस्ट एक अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन है, ग्लोबल पीस इनिशिएटिव, जिसने एक याचिका दायर कर रखी है जो अभी भी चल रही है माननीय उच्चतम न्यायालय के सामने। जो जिन ऑर्गेनाइजेशंस का रजिस्ट्रेशन रद्द हुआ था, उसमें आपको जानकर हैरानी होगी, मिशनरीज ऑफ चैरिटी, जो कि मदर टेरेसा के द्वारा 1915 में स्टार्ट किया गया था, उसका भी रजिस्ट्रेशन उस टाइम रद्द हुआ था। तो कहीं ना कहीं काफी सारे पैरामीटर्स ऐसे हैं जो जितनी भी एनजीओ हैं वो उनको सही तरीके से कर नहीं पा रही थी या नहीं करना चाहती थी। हो सकता है कुछ ना कुछ लूप होल्स उस टाइम उनकी फॉरेन फंडिंग में रहे हों, उसके सोर्स में रहे हों, और जिस तरीके से वो फॉरेन फंडिंग जिस उद्देश्य के लिए वो लेती थी और अल्टीमेटली किस काम में उसको वो लगाती थी, इसकी क्लैरिटी वो नहीं दे पाई। जो भी कुछ हुआ उसका एंड रिजल्ट यही था कि उनकी रजिस्ट्रेशन से कैंसिल हुई। तो काफी सारे मापदंडों पे खरा उतरना पड़ेगा अगर ये FCRA का रजिस्ट्रेशन कराना है। तो पूरी क्लैरिटी होनी चाहिए, सब कुछ अबव बोर्ड, कुछ भी छुपा नहीं होना चाहिए। कोई आपके पास फॉरेन फंडिंग आ रही है तो विद इन 30 डेज उसकी आपको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी मिनिस्ट्री को। यहाँ तक कि जो ये फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन अकाउंट जो खास तौर पे एक प्री रेक्विजिट है, इसको आपको बनवाना पड़ेगा अगर आपको ये रजिस्ट्रेशन चाहिए। तो बैंकों को भी ये डायरेक्शंस दिए गए हैं कि किसी भी इस तरह का फंड उनके पास आता है, अगर FCRA वाली रजिस्ट्रेशन वाली ऑर्गेनाइजेशन है उसमें आता है, तो भी उनको 30 दिन के अंदर अंदर खबर करनी है आगे। और अगर किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के पास फॉरेन फंडिंग आ रही है जिसके पास ये FCRA परमिट या रजिस्ट्रेशन है ही नहीं, ऐसी हालत में बैंक को ये डायरेक्शंस दिए गए हैं कि फिर वो जो अमाउंट उस अकाउंट में आया है उसको वो ऑर्गेनाइजेशन विड्रॉ नहीं कर सकती जब तक कि वो मंत्रालय से परमिशन ना ले ले। तब तक वो अकाउंट फ्रीज हो जाता है, वो अमाउंट नहीं निकल सकता। आप फॉरेन सोर्स से वो अमाउंट मंगवाते रहें, अपने अकाउंट में डलवाते रहें, बट वो किसी काम का नहीं है आपका,
क्योंकि आप उसे विड्रॉ नहीं कर पाएंगे, बैंक अलाउ नहीं करेगा। जी, चलिए बहुत शुक्रिया आपका स्वाति जी, आपने बहुत विस्तार से हमारे दर्शकों को FCRA कानून के बारे में तफसील से बताया। बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खास कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ने के लिए। इसी के साथ लीगल हेल्पलाइन में इतना ही। नमस्कार।